हाँ जी, आ गए। तो चलिए आ गए हैं तो अब हम अपनी पढ़ाई भी कर लेते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का 12th चैप्टर जो है परमाणु। और इस चैप्टर का हम आज शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में सबसे पहले हम पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए जी समझ लेते हैं। अब आ गए ही हैं तो भैया पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्या दिक्कत है। चलिए जी, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आपको दिखाई दे ही रहा है। अब देखिए एक एक चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहली बात, थोड़ा सा आज हमने व्हाइट बोर्ड लिया हुआ है तो अगर चेहरा मेरा थोड़ा सा साफ ना दिखाई दे तो थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास करेंगे। और साफ दिखाई दे ही रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चेहरे पे नहीं, मेन आपका फोकस यहाँ पे होनी चाहिए। ये दिखाई दे रहे हैं ना, इस पर फोकस कीजिएगा। चलिए सबसे पहली बात यहाँ पे हमने लिख दिया है परमाणु चैप्टर 12 है। आप क्लास 12th फिजिक्स पढ़ रहे हैं। याद रखें केमिस्ट्री क्लास 11th में भी ये टॉपिक है। केमिस्ट्री में तो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, जो टॉपिक है, अब रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, ऐसा थोड़ी ना है कि भैया क्लास 11th में कुछ अलग पढ़ाया जाएगा क्लास 12th में कुछ अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है, वही प्रयोग है। तो कहीं हो सकता है कि क्लास 11th के भी स्टूडेंट देख रहे होंगे या अदर बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे अलग अलग मकसदों से, तो वो अपनी स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, ठीक है ना। अब चलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है। देखिए रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली सी पन्नी लिया और उसी पर रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है रदरफोर्ड ने जब सोने की पतली सी पन्नी पर अल्फा कणों का बौछार कराया तो उन्होंने पाया कि, अब क्या पाया इसी को हमें बताना है। मतलब रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में क्या किया, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक सोने की पतली सी पन्नी इस प्रकार ले लिया एक इस तरीके से सोने की पतली सी उन्होंने क्या लिया, पन्नी लिया। अब इस पन्नी पर उन्होंने क्या किया, अल्फा कणों का बौछार कराया, ठीक है ना। इस प्रकार अल्फा कणों का क्या किया, बौछार कराया, ठीक है ना। बट यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, वो ये है एक छोटा सा इसमें गोला, ठीक है, ठीक है। हाँ अब देखिए रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक सोने की पतली सी पन्नी लिया। अब ये इसका नाभिक है, अभी उस टाइम तक हमें नहीं पता था, ठीक है ना, अदरवाइज आपको परेशान नहीं होना है। ये एक सोने की पतली सी सबसे पहले उन्होंने पन्नी लिया रदरफोर्ड ने, और इस पर उन्होंने क्या किया, अल्फा कणों का बौछार कराया। तो जैसे ही उन्होंने बौछार कराया तो उन्होंने पाया कि अधिकतर अल्फा जो कण है, सबसे पहला उन्होंने क्या पाया कि अधिकतर जो अल्फा कण है वो सोने की पतली सी पन्नी से क्या हो जा रहे हैं, आर पार निकल जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं जी, आर पार इस तरीके से निकल जा रहे हैं। पहला कंडीशन उन्होंने यही कहा कि जब सोने की पतली सी पन्नी पर रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का क्या किया, बौछार कराया। बौछार मतलब होता है प्रहार कराया। तो उन्होंने क्या पाया, रदरफोर्ड ने क्या पाया कि अधिकतर जो अल्फा कण हैं सोने की पतली सी पन्नी से आर पार निकल जा रहे हैं। परंतु इन्होंने फिर से देखा कि कुछ ऐसे भी अल्फा कण हैं, ठीक है ना। उन्होंने ये भी देखा कि कुछ ऐसे भी अल्फा कण हैं जो सोने की पतली सी पन्नी से टकरा कर और ये क्या हो जा रहे हैं, विक्षेपित हो जा रहे हैं। मतलब जाना तो सीधे चाहिए था, बट ये अल्फा कण ऐसे गए, फिर से इधर चले गए, फिर से कुछ अल्फा कण ऐसे गए और इसको टकराने के पश्चात क्या हो गए, ये इस तरीके से विक्षेपित होकर इस तरीके से निकल गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे अल्फा कण क्या हो गए, अपने मार्ग से विचलित हो गए। तो देखिए पहली बात रदरफोर्ड ने क्या बताया उसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात ये आप लाइन लिखेंगे, देखिए आप सबसे पहले प्रयोग में लिखेंगे कि रदरफोर्ड ने, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के अनुसार। उसके बाद आप लिख सकते हैं रदरफोर्ड ने जब सोने की पतली सी पन्नी पर, मतलब ये सोने की पतली सी पन्नी पर अल्फा कण, ये अल्फा कण है ना, तो अल्फा कणों का बौछार कराया, ठीक है ना, प्रहार कराया।
तो उन्होंने पाया कि, उन्होंने क्या पाया, तो सबसे पहला इन्होंने ये पाया कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली सी पन्नी से आर पार निकल जाते हैं। मतलब ये जो अधिकांश अल्फा कण है ये सोने की पतली सी जो पन्नी है उससे आर पार निकल जाते हैं। ठीक है ना, देख ही रहे हैं, ये गया, ये निकल गया है, ये भी निकल गया है, ब्लैक कलर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी दिख रहे हैं, बाहर निकल गए हैं। ठीक है ना, पहला इन्होंने ये बताया। दूसरा फिर से इन्होंने ये बताया कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है ना, ये इस तरीके से सीधे जा रहा है, परंतु फिर से ये इधर चला गया, जबकि जाना तो सीधे चाहिए था, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो गया, भटक गया। ठीक है ना, ऐसे ही ये भी गया है और ये भी अपने मार्ग से भटक गया है, विचलित हो गया है। ठीक है ना, तो वही कहा जा रहा है कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, और कुछ मतलब बहुत ही कम हम अल्फा कण कह सकते हैं कि बहुत ही कम अल्फा कण ऐसे थे जो अपने मार्ग से जैसे मतलब सीधे गए हुए थे वैसे ही उसी मार्ग से, जैसे इस तरीके से सीधे ये गए हुए थे उसी मार्ग से ये पुनः वापस भी लौट आते हैं। इस तरीके से ये वापस इस तरीके से फिर से लौट आते हैं। समझ रहे हैं, मतलब जिस मार्ग से गए होते हैं उसी मार्ग से कुछ अल्फा कण है वो उसी मार्ग से वापस लौट आते हैं। ठीक है, तो वही बात लिखा है, तथा बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से वापस लौट आते हैं। जिस मार्ग से गए हुए होते हैं उसी मार्ग से वापस लौट आते हैं। तो अब इसका पूरी तरीके से अब हमें ये बताना है कि ये जो तीनों चीजें हैं इस मतलब ये कैसे हुआ। ठीक है ना, तो रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया उसको समझ लेते हैं। रदरफोर्ड ने हमें ये बात बताया कि नाभिक जो होता है वो एक धनात्मक क्या होता है, भाग होता है। मतलब तभी रदरफोर्ड ने इसके निष्कर्षण पे हमें क्या बात बताया, तभी हमें पता चलेगा। अभी हम इसका निष्कर्षण बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल ये तीन बातें आपको समझ में आ गई हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, इतना मैं बेसिक बात पहले ही बता दे रहा हूं, जो अल्फा कण होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, सॉरी जो अल्फा कण होता है वो एक धनात्मक होता है। ठीक है ना, कैसा होता है, अल्फा कण धनात्मक होता है, और जो ये नाभिक है यहाँ केंद्र में, अभी आगे आपको पता चलेगा कि ये एक सोने की पतली सी पन्नी है, एक तरह से हम कह सकते हैं एक परमाणु है, तो उसके बीच में ये नाभिक है जिस पर धनात्मक क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है ना, और ये भी क्या है, अल्फा जो कण है ये भी धनात्मक है। ठीक है ना, तो जब धनात्मक है तो इसीलिए ये गई हैं और टकराने के पास विक्षेपित हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, और धन धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसीलिए दूर इसको हटा दिया गया है। ठीक है ना, ऐसे ही हुआ है। अभी आपको आगे पता चलेगा। ये तीन कंडीशन पता चल गया ना। सबसे पहली बात, कुछ अल्फा कण मतलब अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली सी पन्नी से आर पार निकल जाते हैं। ठीक है, और कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, और बहुत ही कम अल्फा कण जिस मार्ग से गए होते हैं उसी मार्ग से वापस लौट आते हैं। आशा करता हूं इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब इस पर वैज्ञानिक जो रदरफोर्ड हैं उन्होंने क्या निष्कर्षण निकाला, इससे उन्होंने क्या सीखा क्या जाना, वो हमें अब पता चलेगा। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे जी और उसका निष्कर्षण देखेंगे। चलिए अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, उपरांत परीक्षणों के आधार पर निम्न निष्कर्षण प्रतिपादित किया। मतलब रदरफोर्ड ने जो अभी हमने ये देखा है इसके आधार पर उन्होंने निम्न निष्कर्षण दिए हैं। आज सबसे पहला निष्कर्षण इन्होंने क्या दिया है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है या खोखला होता है। ठीक है ना, मतलब जो परमाणु होता है वो अधिकांश खोखला होता है। ठीक है, किस आधार पे कहा कि देखिए अधिकांश जो अल्फा कण है वो सोने की पतली सी पन्नी से आर पार निकल जा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब अगर 100 अल्फा कण हैं तो 100 में से 90 अल्फा कण ऐसे हैं जो सोने की पतली सी पन्नी से आर पार निकल जा रहे हैं। तो आर पार तभी ना निकलेंगे जी जब खाली होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो क्या है, जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग खोखला होता है, खाली होता है, रिक्त होता है। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। अब दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित व भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। अब भैया परमाणु है तो परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है,
तो अभी ना हमने बताया था जी एक धनावेशित भाग होता है, ठीक है ना, परमाणु के केंद्र में मतलब बीच में एक धनावेशित भाग होता है और भारी भी होता है, सबसे भारी भी होता है, ठीक है ना, और जिसे हम नाभिक कहते हैं, और इसी को भैया हम नाभिक कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है यही नाभिक है, ठीक है ना। तो ये बात इन्होंने बताया। और तीसरा इन्होंने ये बात बताया कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो लगभग 10 टू द पावर 15 मीटर होता है जी, ठीक है ना। तो ये उन्होंने बताया कि परमाणु की त्रिज्या 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। -15 मीटर होगा ना, ठीक है ना, -15 मीटर होगा, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। 10 टू पावर -15 मीटर होगा, 15 नहीं, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो मैं आशा करता हूं कि रदरफोर्ड का ये प्रकीर्णन प्रयोग है और इसका ये जो निष्कर्षण है ये आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि इसी को आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा, कि इससे प्रकीर्णन जो प्रयोग हुआ उससे हमें सीखने को क्या मिला, जानने को क्या मिला। तो जानने को ये मिला परमाणु अधिकांश खोखला होता है, रिक्त होता है, परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। अब परमाणु की है इसकी जो त्रिज्या होगी वो 10 टू पावर -15 मीटर होगा, इन्होंने ये बताया हमें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पर हमने डिस्कस किया। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं यही कहूँगा, कोई भी टॉपिक यदि आपको समझ में नहीं आता है, हमसे स्टडी करना है, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।